हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिखना इतिहास, इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री। इतिहास मतलब अतीत की घटनाओं को जानना। ठीक है ना, जो बातें गुजर चुकी हैं उनको जानने का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास। तो अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। मुख्य रूप से कितने भागों में? तीन भागों में, जिसमें हम पहला प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। ध्यान देना, आजकल चौथा पार्ट जो स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है उसका भी हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट लिखना, इतिहास की एक यूनानी व्यक्ति है, यूनानी इतिहासविद, इतिहासविद यानी इतिहासविद जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, हेरोडोटस, 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 हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है जो वो भी आपको याद रखनी है। पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका, पुस्तक हिस्टोरिका। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। ठीक है, ये पुस्तक पूछी जा सकती है। और इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और किसने कहा था इनको इतिहास का पिता? सिसरो ने। किसने कहा था? सिसरो ने। सर्वप्रथम सिसरो ने हेरोडोटस को ही इतिहास का क्या माना है? पिता माना है। देखो, अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन, मुख्य रूप से। परंतु आजकल एक चौथा पार्ट भी यूपीएससी में पूछा जाता है, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। तो लिखना अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, ताकि पढ़ने में हमें क्या हो? आसानी हो। दृष्टि से भारतीय इतिहास को, इतिहास को, इतिहास का विभाजन, ऐसे लिख लेना, इतिहास का विभाजन। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास का विभाजन कितने भागों में? मुख्य रूप से तीन, और आजकल एक और भाग है, तो चार भाग टोटल हो जाएंगे। दो, तीन और एक चौथा भी लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखना प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास या प्राचीन इतिहास लिख लेना, एंसेंट हिस्ट्री। ठीक है, मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और तीसरा लिखना आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। और एक स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सब याद रखना अध्ययन की दृष्टि से, ताकि हमें इतिहास की अच्छी समझ विकसित हो। हमने कितने भागों में? मुख्य रूप से तीन और एक ये, तो लगभग चार भागों में हमने इसको बांट लिया है। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको एंसेंट हिस्ट्री बोलेंगे, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता के बाद की हिस्ट्री। तो इसमें ध्यान देना, सबसे एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले भारत का इतिहास लेखन किसने करा? तो अंग्रेज एक व्यक्ति था, जेम्स मिल। ठीक है ना, तो जेम्स मिल, इसमें लिख लेना नोट पॉइंट करके। सर्वप्रथम, प्रथम भारत का इतिहास, भारत के इतिहास लेखन का श्रेय, इतिहास लेखन का श्रेय, श्रेय
जेम्स मिल, जेम्स मिल नामक अंग्रेज 1817 की बातें को जेम्स मिल को दिया जाता है। ठीक है, जेम्स मिल नामक अंग्रेज को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बुक कौन सी थी? इनकी पुस्तक का नाम अगर पूछा जाए, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। इसने, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में व्यक्त किया था। कितने भागों में? 3 भागों में अपनी पुस्तक में। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। ठीक है, संप्रदाय, हालांकि इसने सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा इसको। पहले काल को इसने हिंदू काल नाम दिया, हिंदू काल, जिसको हम बोल सकते हैं प्राचीन इतिहास को इसने किस नाम से दिया? प्राचीन इतिहास को हिंदू काल नाम दिया। ठीक है, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को इसने मुस्लिम काल नाम दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल। ठीक है, ये मध्यकालीन इतिहास को। ठीक है, और ब्रिटिश इतिहास यानी ब्रिटिश काल। ठीक है ना, इसने देखो सांप्रदायिकता के आधार पर तो बांटा, धर्म के आधार पर, परंतु इसने फिर ब्रिटिश काल बोला। जब कुछ, अगर ये ऐसा ही करना चाहता था तो इसको क्या बोल सकता था? ईसाई काल भी बोल सकता था। तो ब्रिटिश काल, ये आधुनिक इतिहास को। ठीक है, तो ये सभी को पॉइंट क्लियर है। अभी तक हमने केवल कितना जाना कि इतिहास मतलब जो अतीत की घटनाएं हैं उनको जानने का अध्ययन ही क्या है? इतिहास। इतिहास का पिता किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को। किसने सर्वप्रथम बोला? सिसरो ने। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास का काल विभाजन, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास, और एक स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। सर्वप्रथम इतिहास के लेखन का श्रेय, भारत के इतिहास के लेखन का श्रेय किसको दिया जाता है? जेम्स मिल को। उन्होंने 1817 में एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। और भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा जेम्स मिल ने? 3 भागों में। ठीक है ना, किसने बांटा? जेम्स मिल ने। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चर्चा करेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत के आधार पर इतिहास का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखना, एक हेडिंग समझना इसको, इतिहास को जानने के स्रोत, सोर्स क्या है? ठीक है ना, इतिहास को जानने के स्रोत। तो 2 प्रमुख स्रोत होते हैं इतिहास के अध्ययन के लिए, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत।
साहित्यिक स्रोत। ठीक है, ये दोनों याद रखना, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख, उस काल की कोई मुद्रा, ठीक है, तो इसमें मुद्रा यानी सिक्के मिल जाए उस काल के, ठीक है, कोई अभिलेख मिल जाए, कोई मृद भांड, मिट्टी के बर्तन मिल जाएं, मृद भांड, या कोई स्मारक आदि, इनसे हम क्या, इनको हम रखते हैं पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में। और कोई ग्रंथ या पुस्तक इसमें साहित्यिक स्रोतों में। ठीक है ना, तो ये दो प्रमुख स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के, जिसके आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है। इनमें ज्यादा प्रमाणिक किसको माना जाए? पुरातात्विक स्रोतों को, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारधारा हावी हो सकती है। तो प्रमाणिक ज्यादा कौन है? ज्यादा सटीक जानकारी किससे मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से। अब स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, तो लिखना अगला हेडिंग, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ये सोर्स के आधार पर है। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग लिखेंगे पहला भाग प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसको बोलेंगे प्री हिस्ट्री। क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ध्यान देना, आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल हिस्ट्री। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर हमने इतिहास का कितने भागों में विभाजन करा? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल। इन तीनों का डिफरेंस समझने के लिए एक शब्द याद रखना है हमको, लेखन सामग्री। ठीक है ना, लेखन सामग्री या लिखित सामग्री। ठीक है, तो जिस काल में हमें किसी भी प्रकार की कोई लेखन सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, उस काल को हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल की हमें लेखन सामग्री तो मिली है, परंतु हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है ना, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको रखा जाता है किसमें? आदि ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल जिसमें हमें लेखन सामग्री भी मिली है और उसको हम पढ़ भी पाए हैं, तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो मैं लिखे देता हूं इस बात को यहां पर। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं। ठीक है, किसी भी काल की कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं। लिखित सामग्री उपलब्ध है, किंतु पढ़ी नहीं गई, और इसमें पढ़ने योग्य लिखित सामग्री
पढ़ने योग्य लिखित सामग्री उपलब्ध है, ठीक है ना, पढ़ने योग्य लिखित सामग्री उपलब्ध है। तो प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री किसी भी प्रकार की कोई लिखित सामग्री नहीं मिली, इसमें लिखित सामग्री मिली है परंतु वो पढ़ी नहीं गई, और इसमें पढ़ने योग्य लिखित सामग्री मिली है। तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इसका विभाजन है। पुरातात्विक स्रोत तीनों में मिले हैं, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत इसमें भी मिले हैं, और पुरातात्विक स्रोत इस काल में भी मिले हैं, ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत तीनों में मिले हैं स्रोत, यानी कहने का मतलब यह है, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि डिफरेंस जो है वो केवल किसके आधार पर है, लेखन सामग्री, एक शब्द को समझना, किसके आधार पर है, लिखित सामग्री के आधार पर, इनमें तीनों में अंतर है, ठीक है। इस काल में हम जो पढ़ेंगे, इसके उदाहरण जो पढ़ेंगे हम, इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल दें अगर, तो इसमें हम दो कालों को पढ़ेंगे, एक पाषाण काल को पढ़ेंगे, पाषाण काल या स्टोन एज जिसको बोलेंगे, ठीक है, और दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, या चैल्कोलिथिक या कैलिकोलिथिक काल। और इसके अंतर्गत भी हम दो सभ्यता या संस्कृतियों को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और दूसरी वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति या सभ्यता। तो इसमें भी हम दो पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां से जो इतिहास स्टार्ट होगा वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है ना, 6th सेंचुरी बीसी के बाद का इतिहास। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आधुनिक तक, आधुनिक समय तक, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल काल विभाजन है। देखो स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, जिसमें हम पहला काल पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में हमें किसी भी प्रकार की कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उस काल को बोला जाता है प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल, स्टोन एज और ताम्र पाषाण को रखते हैं। दूसरा आदि ऐतिहासिक, जिसमें हमें लिखित सामग्री तो मिली है परंतु उसको पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि उसकी लिपि किस प्रकार की है, जैसा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसकी लिपि भाव चित्रात्मक है, ठीक है। इसी में हम वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल में हम पढ़ने योग्य हमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत तीनों में प्राप्त हुई है। तो 6th सेंचुरी बीसी से बाद का जो इतिहास है, आधुनिक समय यानी महाजनपद काल से बाद का इतिहास, वो सब किस में आता है, ऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो ये किसके आधार पर था, ये स्रोत के आधार पर इतिहास का विभाजन था, ठीक है ना। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो हम पहले इतिहास को शुरू से स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास से, ठीक है ना। कहां से इतिहास को पढ़ेंगे हम, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बिल्कुल। तो पहले लिखना प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। तो पहला, आज से इतिहास की क्लास स्टार्ट है, तो लिखना प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास
प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, फिर हम उसके बाद इस इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, और कुछ टॉपिक देखेंगे आजादी के बाद का भारत। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले देखो हमको ये मालूम होने चाहिए एक मोटे तौर पर कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसकी एक प्रकार से क्रोनोलॉजी। तो इसमें हम देखेंगे, एक सबसे पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या देखेंगे हम, इसमें पाषाण काल, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को देखेंगे, ताम्र पाषाण काल को। ठीक है, जो दूसरा टॉपिक देखेंगे हम इसी में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, कभी कभी देखो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाण दोनों पैरेलल थे, समानांतर थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता को भी कहीं पर लिखा हुआ और ताम्रपाषाण काल को उसके बाद। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल इसमें देखेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता देखेंगे, फिर वैदिक सभ्यता या संस्कृति। ठीक है, और इसमें हम पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके भी 2 पार्ट पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम इसी में देखेंगे महाजनपद काल, या इसके बाद एक टॉपिक आएगा सूत्र साहित्य काल, साहित्य काल, या इसी को वैदिकोत्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैदिकोत्तर काल। ठीक है, इसी में फिर हम देखेंगे आगे ये महाजनपद काल, महाजनपद काल। ठीक है, यानी 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी का इतिहास। ठीक है, और फिर हम देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मगध का उत्कर्ष। ठीक है ना, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, उत्कर्ष। ठीक है, इसमें हम हर्यक वंश, विभिन्न वंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। इसी में हम जानेंगे नंद वंश, नंद वंश आदि के बारे में। ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे हम मौर्य काल, प्रमुख रूप से मौर्य काल। ठीक है, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल इसको जानेंगे हम। ठीक है, और फिर गुप्त काल, जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या क्लासिकली बोलते हैं, गुप्त काल। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, और गुप्तोत्तर काल के बाद हम उत्तर व मध्य भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर व मध्य भारत के प्रमुख राजवंश, राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम राजपूत एरा भी बोल सकते हैं, और फिर दक्षिण के राजवंश पढ़ेंगे, दक्षिण के राजवंश। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हमारा क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास का सिलेबस है। मोटे तौर पर हमने लिख दिया है, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, सूत्र साहित्य काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे,
मौर्य काल, इससे पहले यहाँ पर विदेशी आक्रमण होंगे, ईरानी और यूनानी आक्रमण, उनको भी जान लेंगे हम। ठीक है, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उत्तर में मध्य भारत के प्रमुख राजवंश, फिर दक्षिण के प्रमुख राजवंश। तो ये मोटे तौर पर हमने प्राचीन भारत के इतिहास के जो मुख्य टॉपिक हैं जिनको हमको पढ़ना, उनको लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में या प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो नोट करें इसको। तो सबसे पहले हेडिंग लिखना प्रागैतिहासिक काल, पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल। हासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं पाषाण काल। इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं हम पहले? पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। देखो ध्यान देना, सबसे पहले क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित करने का श्रेय यानी रीडिस्कवर करने का श्रेय किसको दिया जाता? एक अंग्रेज थे डॉक्टर प्राइमरोज को। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट इसमें लिखना, पहला पॉइंट भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज ये अंग्रेज थे। ठीक है ना, डॉक्टर प्राइमरोज नामक अंग्रेज को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम 1842 ईस्वी में कर्नाटक में एक जगह है लिंगसुगुर, वहां से पत्थर के बने कुछ प्रमुख तीर, ठीक है ना, या छुरे के फलक प्राप्त करे थे। ठीक है ना, अब हम पाषाण काल को देख रहे हैं जिसमें केवल मनुष्य किसके बने उपकरणों का प्रयोग करेगा? पत्थर के बने उपकरणों का। तो ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट लिखना, डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर ये नाम याद रखना क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल का प्रथम स्थल है जो खोजा गया। लिंगसुगुर नामक स्थान पर पत्थर से बने छुरे व तीर के फलक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला प्रागैतिहासिक स्थल जिसको खोजा गया तो लिंगसुगुर, तो इसी में लिख लेना लिंगसुगुर कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक लिंगसुगुर खोजा गया प्रथम प्रागैतिहासिक स्थल था। तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, सवाल पूछा जाता है। ये उद्घटित का मतलब होता है रीडिस्कवर। क्या होता है इसका मतलब? रीडिस्कवर। ठीक है ना, रीडिस्कवर करना। तो ये पॉइंट आप याद रखना। कब की बात है? 1842 में। उसके बाद एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 1863 ईस्वी में। ठीक है ना, 1863 ईस्वी में एक भूशास्त्री या भूगर्भ शास्त्री थे,
उनको भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता, जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट, उन्होंने मद्रास के निकट पल्लवरम से एक क्या हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी प्राप्त की थी, पत्थर से बनी। तो लिखना 1863 में डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये नाम भी याद रखना, डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक अंग्रेज भूगर्भ शास्त्री एवं दो पद थे पुरातत्ववेदता, ठीक है ना, भूगर्भ शास्त्री एवं पुरातत्ववेदता यानी जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ये पूछा हुआ है यूपी लोअर पीसीएस 2016 में पूछा हुआ सवाल है, 2015 में सॉरी, वो 15 का था एग्जाम, 16 में हुआ था कि ये कौन थे, ये भूगर्भ शास्त्री थे यानी जियोलॉजिस्ट थे और पुरातत्ववेत्ता थे। कौन? डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो इन्होंने मद्रास के निकट कहां से? पल्लवरम स्थान से क्या प्राप्त की थी? कुल्हाड़ी, ठीक है ना, हैंड एक्स प्राप्त की, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। इन्हीं पर क्वेश्चन आता, रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगला लिखना भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसको बोला जाएगा? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। अगला पॉइंट जो याद रखना है 1884 की घटना, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक अंग्रेज थे विलियम किंग। तो विलियम किंग ने भी मद्रास के निकट ही अतिरंपकम स्थान से कुल्हाड़ी को ही प्राप्त किया था, पत्थर से बनी, पत्थर की कुल्हाड़ी या हैंडेक्स प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि भारतीय प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री को रिडिस्कवर किसने किया? तो डॉक्टर प्राइमरोज ने, ठीक है ना। प्रथम स्थल जो खोजा गया प्रागैतिहासिक काल में लिंगसुगुर, कहां पर? ये कर्नाटक में, ठीक है ना, लिंगसुगुर कर्नाटक में, जहां से छुरे व तीर के फलक प्राप्त करे। लिंगसुगुर प्रथम स्थल था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक अंग्रेज ने, जो अपने पेशे से क्या थे, जैसे पेशा होता है, जैसे मास्टर होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर, तो ये भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने पल्लवरम से क्या कुल्हाड़ी प्राप्त करी, हैंडेक्स, जो किसकी बनी थी? पत्थर से बनी। और फिर विलियम किंग ने, ठीक है ना, विलियम किंग ने ही अतिरंपकम से भी एक क्या कुल्हाड़ी को प्राप्त किया, पत्थर से बनी। ये किससे बनी थी? पत्थर से बनी। तो ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।
अब लिखना, जो हमें पत्थर के उपकरण मिले तो उपकरण की भिन्नता के आधार पर हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। ठीक है ना? तो लिखना पाषाण काल, पाषाण काल। और ये कब से कब तक का टाइम है? ये 5 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व या बीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? उसका तब से है। तो उपकरण की भिन्नता के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है? जिसमें पहला लिखेंगे हम पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। ठीक है? दूसरा लिखेंगे हम मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है? और एक नवपाषाण काल, नवपाषाण, नवपाषाण काल। ठीक है? इनका टाइम पीरियड लिखेंगे। पुरापाषाण काल को हम पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज बोल सकते हैं। ठीक है? इसी को मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज। ठीक है? और इसको नियोलिथिक, 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 नियोलिथिक एज। ठीक है? ये ध्यान रखना। तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पाषाण काल के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, नवपाषाण काल। ठीक है ना? तो इसमें देखो ध्यान देना। फिर हम इसका टाइम पीरियड लिखते हैं। पुरापाषाण काल, तो ये 5 लाख बीसी, मैं ईसा पूर्व को क्या लिख रहा हूं? 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, बीसी तक का जो टाइम है वो क्या है? पुरापाषाण काल। फिर 10,000 बीसी से 8,000 बीसी, बीसी तक का टाइम। तो इसके अंतर्गत लगभग कितने? 4,90,000 साल। इसके अंतर्गत 4,90,000 साल हैं। और इसके अंतर्गत लगभग 10,000 से 8,000 2,000 साल हैं। और फिर नवपाषाण काल, ये 8,000 बीसी से कितना? 8,000 बीसी से 8,000 बीसी से 6,000 बीसी, बीसी तक का टाइम। ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना। क्लियर है सभी को? ध्यान देना। अब इसके अंतर्गत हम पुरापाषाण काल को भी पुनः 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में पुरापाषाण काल को भी। तो इसको ऐसा अलग से नीचे लिख लेना। या पुरापाषाण काल, केवल इसको बांटेंगे हम। तो पहला निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है? और दूसरा इसमें लिखेंगे मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है? ये मध्य पाषाण काल अलग है और मध्य पुरापाषाण काल अलग है। और तीसरा उत्तर पुरापाषाण काल, पुरापाषाण, उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है? क्लियर सभी को? तो इसमें इनका टाइम पीरियड ये 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी, 1000 बीसी। ठीक है? ये पहला वाला। दूसरा
थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी, ठीक है। फिर मध्यपुरा पाषाण काल 50,000 बीसी से कितना 40,000 बीसी, और तीसरा 40,000 बीसी से 40,000 बीसी से कितना 40,000 बीसी से ये 10,000 बीसी, ठीक है। तो ये इसके भी कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, ठीक है। तो इसमें हम पुरा पाषाण काल में पैलियोलिथिक एज को 3 भागों में बांटा हमने, कितने, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल, ठीक है। उत्तर या उच्च भी बोल देते हैं, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। इनका काल विभाजन है ये। देखो इसमें हम अब कुछ स्थल पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्थल पढ़ेंगे जिसमें हम निम्न पुरा पाषाण काल के कुछ स्थल पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चौतरा। चौतरा ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। हम पढ़ेंगे पहलगांव। पहलगांव, पहलगांव कहां पर है, ये भी कश्मीर में है, कश्मीर में, लिद्दर नदी घाटी में, लिद्दर नदी घाटी। और एक स्थल पढ़ेंगे हम पोतवार का पठार, ये कहां पर है, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। और एक डींडवाना, ठीक है। ये निम्न पुरा पाषाण काल के स्थल हैं। मध्य पुरा पाषाण काल के स्थलों में हम नेवासा, जो कहां पर है, महाराष्ट्र। और एक स्थल देखेंगे ये भीमबेटका, ठीक है। नेवासा और भीमबेटका, या यहीं पर हम देखेंगे लोहदा नाला, लोहदा नाला, ठीक है। लोहदा नाला, जहां से क्या मिलेगी, अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति। और इसमें देखेंगे हम, इसमें हम होशंगाबाद या जिसको होशंगाबाद को क्या बोलते हैं, हथनोरा, हथनोरा, या आजकल तो इसका नाम यही है, होशंगाबाद। और इसमें हम जो स्थल देखेंगे उसमें देखेंगे भीमबेटका और लोहदा नाला, ठीक है। इन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, इसमें हम पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, तीनों के स्थल हम ऐसे पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद मध्य पाषाण काल को देखेंगे, फिर नव पाषाण काल को, इनके भी स्थल देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसका जो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक एक काल को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें इसका। तो इसमें हम पहला कौन सा देखेंगे, पुरा पाषाण काल। तो पहला लिखना अब नंबर 1 पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ठीक है। या इसको पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। अब देखो इस काल में मानव क्या करेगा, पत्थर से बने उपकरणों का प्रयोग करेगा, ठीक है।
और मानव को क्या, मानव एक शिकारी यानी खानाबदोशी जीवन जिएगा, जो पशुओं का शिकार करेगा, मछलियों को अपना भोजन बनाएगा या फिर कंदमूल फल खाएगा। तो ये सभी विशेषताएं क्या रहेंगी इस पूरा पाषाण काल की। तो इसमें पहला विशेषता मानव को कृषि का ज्ञान नहीं। ठीक है। दूसरी विशेषता, जंगलों में खाना बदोश यानी जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं, खाना बदोश जीवन व्यतीत करता है। ठीक है ना। पशुओं का शिकार, ठीक है, मछली या कंदमूल से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। इसी में ध्यान रखना, मानव इस काल में कहां पर रहेगा, नदियों के किनारे रहेगा। नदियों के किनारे रहने से उसको फायदा यह है कि वो आसानी से जानवरों का शिकार कर पाएगा जब वो पानी के लिए आएंगे। ठीक है ना। तो लिखना, मानव शिकार एवं पानी की उपलब्धता के कारण नदियों के किनारे अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है ना। इसी में अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि मानव खाद्य उत्पादक नहीं था, केवल खाद्य संग्राहक था। ठीक है ना। इस काल में मानव क्या था, मानव खाद्य उत्पादक नहीं, वो किसी प्रकार की कोई खेती एग्रीकल्चर नहीं करता जिस खाद्य का उत्पादन करे, किसी खाने वाली वस्तु का, केवल खाद्य संग्राहक था। ठीक है। खाद्य उत्पादक नहीं। उसको आग की तो खोज मानव ने कर ली थी पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, परंतु उसका प्रयोग नहीं जानता था। आग की खोज तो कर चुका था। ठीक है। किंतु उसके प्रयोग नहीं जानता था, उसका प्रयोग नहीं जानता था। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। और ये ऐसा काल है जब हिमयुग का काल है। क्या है, हिमयुग का काल। हालांकि उच्च पुरा पाषाण काल में जाके हिमयुग की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या जाना पुरा पाषाण काल में, कि मानव को कृषि का ज्ञान नहीं है। ठीक है। वह ना ही पशुपालन के बारे में जानता है, जंगलों में रहता, खाना बदोशी जीवन व्यतीत करता, पशुओं का शिकार करता, मछली पकड़कर अपना भोजन प्राप्त करता है, या फिर जंगलों से कंदमूल फल खाता है। शिकार और पानी की उपलब्धता के कारण कहां पर रहता है, नदियों के आसपास रहता। खाद्य उत्पादक नहीं, केवल क्या है, खाद्य संग्राहक है। आग की खोज तो कर लिया है परंतु उसका प्रयोग नहीं जानता। अब हम पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। तो लिखना, पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हम पढ़ेंगे। एक निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्यपुरा पाषाण काल, और तीसरा उच्चपुरा पाषाण काल। ठीक है। तो ये तीनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लें।
तो लिखना इसमें पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल। ठीक है, तो कितने भाग हैं? 3 भाग हैं इसके। ये निम्न पुरापाषाण काल, पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल। उपकरणों की आकृति के आधार पर इनको हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे इस निम्न पुरापाषाण काल को हम बोलते हैं कौर संस्कृति। अभी ये क्लियर होगा कौर संस्कृति क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, और इसको बोलते हैं हम ब्लेड संस्कृति, ब्लेड संस्कृति। ठीक है, तो ये तीनों नाम होगा, अभी मतलब समझ में आएगा आपको। देखो, जब मानव इस निम्न पुरापाषाण काल में क्या रहेगा? हिमयुग, हिमयुग, हिमयुग का समय। ठीक है ना, बाकी वही सभी विशेषताएं जो मैंने पुरापाषाण काल में लिखवाई हैं। यहां भी क्या रहेगा? हिमयुग का समय, हिमयुग का समय। ठीक है, और यहां पर रहेगा हिमयुग की समाप्ति हो जाएगी, हिमयुग की समाप्ति। ठीक है, और तापमान में वृद्धि, में वृद्धि। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। देखो, इसमें पत्थर के उपकरणों के आधार पर ही इसको 3 कोर संस्कृति, फलक संस्कृति और ब्लेड संस्कृति में बांटा गया। जैसे ये कोई नदी है, तो नदी में ये पत्थर बह के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नदियों में बहते बहते कैसे एक गोलार्ध या गोले का रूप ले लेते हैं। ठीक है ना, और इस पत्थर को बोला जाता है क्या? इस पत्थर को बोला जाता है पेबुल। ठीक है ना, क्या बोला जाता? पेबुल। तो पेबुल मतलब क्या है पूछा जाए? पेबुल तो गोलास्म या गोलाकार पत्थर। ठीक है ना, तो इसको लिखना पहले, पेबुल क्या है? पेबुल गोलाकार पत्थर, ये गोलाकार पत्थर था। ठीक है, अब इस पत्थर को अगर हम जोर से पटके और तोड़ दें, ठीक है ना, ये गोलाकार पत्थर हो गया। रेड से बनाता हूं। ठीक है, तो ये हो गया पेबुल। ठीक, अब इस पत्थर को हमने तोड़ दिया, झटक दिया, तो ये इस टाइप से टूट जाएगा, और इस पर यहां पर ये किनारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये भाग, तो इनको बोला जाएगा फलक, और बीच वाले भाग को बोला जाएगा कोर। ठीक है ना, बीच वाले भाग क्या कहलाएगा? कोर। तो ये जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसमें जो उपकरण बनाए जाएंगे वो इस वाले पत्थर से बनाए जाएंगे, भारी उपकरण बनाए जाएंगे बड़े जानवरों को मारने के लिए। और ये फलक से जो जानवरों का आकार छोटा होगा, तो फिर ये उपकरणों का आकार भी क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे। तो इससे बनाए जाएंगे फलक संस्कृति, और फिर बनेंगे एक ब्लेड संस्कृति से। तो इसको नोट करें पहले, फिर हम लिखते हैं इसमें जो पत्थर के बने उपकरण हैं इस काल में। ठीक है ना, इस काल में जो पत्थर के उपकरण बनेंगे, तो इसमें बनेंगे आपके ये चापर, चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग और विदरणी। ये क्वार्टजाइट पत्थर के बनेंगे, क्वार्टजाइट पत्थर के। इसको क्लीवर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लीवर। ठीक है ना, देखो ध्यान देना, ये पत्थर से बना जिसमें एक तरफ क्या होंगे? एक तरफ नुकीला होगा, उसको बोला जाएगा चॉपर। ठीक है, क्या बोला जाएगा? चॉपर। और जो दोनों तरफ से नुकीला होगा उसको बोला जाएगा चॉपिंग, चॉपिंग, चॉपिंग। ठीक है, और
विदर्णी किसको बोला जाएगा? जो दो फलकों में होगा, इस तरह से, इसको विदर्णी या क्लीवर बोला जाएगा, विदर्णी या क्लीवर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, चॉपर, चॉपिंग और विदर्णी। ये तो मिले हैं उत्तर भारत में। कहां पर मिले हैं ये? उत्तर भारत में, उत्तर भारत, उत्तर भारत में। ठीक है, और दूसरा दक्षिण भारत में जो मिला है, दक्षिण में, वो मिली है हैंडेक्स या कुल्हाड़ी, इस टाइप से, हैंडेक्स। तो ये है हैंडेक्स, हैंडेक्स। ठीक है, तो इसी कोर संस्कृति को हम दो रूपों में पढ़ेंगे। उत्तर में पढ़ेंगे हम इसको चॉपर चॉपिंग संस्कृति, चॉपर चॉपिंग संस्कृति। ठीक है, और दक्षिण में क्या पढ़ेंगे? हैंडेक्स संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति। तो ये पॉइंट आप याद रखना, चॉपर चॉपिंग संस्कृति, और ये उत्तर भारत में रहेगी और ये दक्षिण भारत में हैंडेक्स संस्कृति। कोर संस्कृति के ही दो भाग। तो समझ में आया? ये हैंडेक्स है। जब हम मध्यपुरा पाषाण काल में पढ़ेंगे तो तीन ये तुम्हारा आ जाएगा, ये स्क्रैपर, स्क्रैपर, पॉइंट, पॉइंट और ब्यूरिन। ये तीन प्रकार के उपकरण पढ़ेंगे। ये उपकरण तो यहां चलेंगे ही, और ये और नए आ जाएंगे। इसको खुरचनी, ठीक है, पॉइंट को बैधनी और इसको तक्षणी। ठीक है, और इनकी आकृति कैसी होगी? स्क्रैपर कुछ इस प्रकार से होगी, खुरचनी ये, जिससे पशुओं की खाल और पेड़ों की छाल को खुरचा जा सके, ये खुरचनी। पॉइंट कुछ इस टाइप से, एक साइड नुकीली इसकी, ये पॉइंट, पॉइंट या बैधनी। और तीसरी ब्यूरिन, ब्यूरिन कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये ब्यूरिन, ब्यूरिन। ठीक है, तो ये उपकरण आ जाएंगे पत्थर के बने। ठीक है, और यहां पर ब्लेड संस्कृति में, ब्लेड संस्कृति में ये तो रहेंगे ही रहेंगे, स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन, स्क्रैपर, पॉइंट और ब्यूरिन, ये तो उपकरण रहेंगे ही रहेंगे। एक नया उपकरण आएगा ब्लेड, जो सबसे ज्यादा मात्रा में या संख्या में मिलेगा दोनों तरफ से ही, तो इसलिए इसको ब्लेड संस्कृति बोलेंगे। तो ब्लेड, ठीक है ना। तो अभी तक हमने पुरा पाषाण काल के बारे में जाना, निम्न पुरा पाषाण काल, हिमयुग का समय, ये हिमयुग का समय, ये हिमयुग की समाप्ति। और यहां पर चॉपर चॉपिंग संस्कृति, विदर्णी, ये वाले उपकरण मिलेंगे। यहां पर ये खुरचनी, पॉइंट, ब्यूरिन मिलेंगे, और यहां पर ब्लेड। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम इनके कुछ और लक्षण पढ़ेंगे। जो निम्न पुरा पाषाण काल है, उसमें जो हम इस निम्न पुरा पाषाण काल के स्थल देखेंगे, तो कुछ स्थल हैंडेक्स संस्कृति के रहेंगे और कुछ चॉपर चॉपिंग के। तो एक स्थल जो आपको याद करना है, चौतरा, चौतरा, ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है ये। और ये ऐसा स्थल है जहां पर हैंडेक्स संस्कृति और चॉपर चॉपिंग दोनों के स्थल मिले हैं। तो चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग व हैंडेक्स, हैंडेक्स दोनों संस्कृतियों, दोनों संस्कृति यानी उत्तर दक्षिण का मिलन स्थल है ये संस्कृति के लक्षण। ठीक है, कहां पर है? चौतरा में। दूसरा स्थान याद रखना है इसमें, पहलगांव, ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी J&K में। और लिद्दर नदी घाटी में, लिद्दर नदी घाटी, लिद्दर नदी घाटी। ठीक है, तीसरा स्थल आपको याद रखना है, पोतवार का पठार,
पठार। ये कहां पर है पोतवार का पठार? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है। बेलन नदी घाटी इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है। और डींडवाना, डींडवाना स्थल मिला है राजस्थान। ये सब पूछे जाते हैं कौन सा स्थल निम्न पुरापाषाण काल है। ठीक है। तो ये स्थल याद करने हैं आपको निम्न पुरापाषाण काल में। मध्य पुरापाषाण काल में जो हमको स्थल याद करने हैं, इसमें नंबर 1 स्थल हमको याद करना है जो पूछा जाता है नेवासा। नेवासा ये कहां पर है? महाराष्ट्र। ठीक है। ये इस संस्कृति का प्रारूप स्थल रहेगा। प्रारूप स्थल यानी इस संस्कृति के सभी लक्षण नेवासा में उपलब्ध हैं। और दूसरा हथनोरा, इसका आधुनिक नाम है होशंगाबाद। और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। पूछा जाता सर्वप्रथम मानव के कंकाल यहीं पर मिले, नर्मदा नदी घाटी में। कहां पर है? नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। ठीक है। नर्मदा नदी घाटी। और दूसरा इसमें याद रखना, ये सर्वप्रथम मानव कंकाल यहीं से पूछा जाए। भारत में सर्वप्रथम पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहीं से मिले, प्राप्त हुआ, होशंगाबाद। ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। दूसरा उच्च पुरापाषाण काल में जो स्थल याद रखने हैं, इस काल में देखो ध्यान रखना मानव क्या सीख गया? चित्रकारी और नक्काशी। तो चित्रकारी व नक्काशी, नक्काशी सीखा। और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जन्म भी इसी काल में हुआ। तो दूसरा लिखना होमोसेपियंस, सेपियंस का उद्भव, जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस का उद्भव भी। स्थल जो याद रखने इंपॉर्टेंट है, एक स्थल याद रखना भीमबेटका। भीमबेटका ये एमपी में है, रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। यहां पर शैल गुफा चित्र मिले। क्या मिले? शैल गुफा चित्र, गुफा चित्र। और एकमात्र स्थल है जिसको 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और भीमबेटका की खोज किसने की थी? वाकाड़कर महोदय ने। खोज किसने की थी? वाकाड़कर महोदय। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वाकाड़कर महोदय ने। ठीक है। यहां से देखो उच्च पुरापाषाण काल के तो मिले ही हैं सबसे ज्यादा, वैसे यहां पर मध्य पाषाण काल के मिले हैं। ठीक है ना। सबसे ज्यादा चित्र किस काल के? मध्य पाषाण काल के। तो ये भी लिख लेना, सबसे अधिक चित्र मध्य पाषाण काल के, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल को। ठीक है। और दूसरा स्थल जो इसमें याद रखना है आपको, वो याद रखना लोहदा नाला। लोहदा नाला ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। लोहदा नाला, बेलन नदी घाटी इलाहाबाद के पास, बेलन नदी घाटी। तो चित्रकारी का तो भीमबेटका में मिला, नक्काशी का यहां मिलता है। यहां हड्डी से या अस्थि से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो लोहदा नाला से क्या मिला? हड्डी या अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है। अगर यहां पर नजर ना आए तो इसको लिख लेना। दूसरा स्थल लोहदा नाला है, इसमें लोहदा नाला ये बेलन नदी घाटी इलाहाबाद के पास, यूपी। क्या मिली है यहां? हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, हड्डी या अस्थि से निर्मित मातृ देवी।
की मूर्ति। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के स्थल देखे। इन स्थलों को याद करना। हथनोरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। सर्वप्रथम मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए? भीमबेटका तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोहदा नाला भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद करना। यहां पर इनके ध्यान रखना, स्थल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लक्षण के मुकाबले। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतिहास का काल विभाजन देखा और हमने पढ़ा किसको? पुरापाषाण काल को। अब हम कल की कक्षा में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को धन्यवाद।